चलो चलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आपने होगा भाई, आपने सिलेबस देख लिया होगा। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेंगे अपना, वह उपसर्ग लेंगे। डेमो की पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपसे पूछने वाले हैं, उपसर्ग के बारे में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं और उपसर्ग के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे उपसर्ग। क्या हेडिंग बनाएंगे? उपसर्ग। चलिए बनाइएगा भाई हेडिंग उपसर्ग। अच्छा, हम उपसर्ग को समझने से पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं। हमने आपको पिछले जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े रहे, गुड आफ्टरनून सभी को भाई। कुसुम राव, आकांक्षा मौर्य, ममता, अनिल, परी, अर्चना, पूजा, सभी को राधे राधे। तो सभी को भाई स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, जुड़ जाइएगा सेशन में। अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको रूपरेखा समझाई, रोड मैप समझाया कि किस तरीके से आपके पेपर में चीजें पूछी जाती हैं। पहली बात यहां पर निकल कर आती है कि भाई किस तरीके से आपके एग्जाम में चीजें आती हैं। ठीक है, किस तरीके से आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। चलिए भाई, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। अगर उपसर्ग की हम बात करें तो हमारा एक टेंडेंसी है, पढ़ाने का तरीका है कि हम जिस भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं उस टॉपिक के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। अच्छा, हम किसी चीज को, किसी शब्द को समझने से पहले हम उस शब्द के टुकड़े कर दें, अगर उस शब्द की संधि कर दें, उस शब्द को सार्थक अर्थों में तोड़ दें, सार्थक शब्दों में तोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हमें उसका अर्थ, उसकी परिभाषा समझ में आ जाती है। तो हम देखते हैं, अगर हम उपसर्ग को दो भागों में तोड़ना चाहें तो किन किन भागों में तोड़ सकते हैं? उपधन सर्ग। सभी ने पढ़ा होगा भाई, उपसर्ग को उपधन सर्ग से हम इसको तोड़ सकते हैं। दो भागों में तोड़ दिया। उप का भी कोई अपना अर्थ होगा और सर्ग का भी कोई अर्थ होगा। इसी तरीके से हम तोड़ेंगे इसको। ऐसा नहीं करेंगे भाई, हमें मनमानी करनी नहीं है यहां पर कि हमने अपनी मनमर्जी से तोड़ दिया, उप को अलग तोड़ दिया, सर्ग को अलग तोड़ दिया और उसका कोई अर्थ नहीं बनना। बिल्कुल नहीं, हम उसको सार्थक तरीके से तोड़ेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल कर आना चाहिए और उसी अर्थ के सापेक्ष हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जब हमने किसी शब्द को तोड़ते हैं हम किसी शब्द को तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ फिर हमें समझने में आसानी हो जाती है। अच्छा, हम लोग अब एकेडमिक में नहीं पढ़ रहे, जो हमें परिभाषाएं समझनी पड़ेंगी। हमें भाई शब्द से ही उसकी परिभाषा को निकालना है, शब्द से ही पूरे टॉपिक को भी समझ लेना है एक बार में ही। अगर मैं उप की बात करूं, अगर मैं मेरे भाई उप की बात करूं, उप क्या होता है, तो उप किसे कहते हैं? अच्छा, उप का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा कमेंट बॉक्स में? उप का मतलब क्या होता है? मिट्ठू जी बताइए। जी, स्वागत है भाई सभी का। एक बार सेशन को शेयर करेंगे और लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। अच्छा, उप का अर्थ कोई बताना चाहेगा? देखिए, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप होता है। तो उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। ठीक है, निकट होता है। क्या होता है भाई? निकट होता है। और इसको हम पास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पास भी कह सकते हैं। यानी कि हमने यहां पर देखा कि उप का अर्थ क्या निकल कर आया? उप का अर्थ निकल कर आया समीप, निकट और पास। ये उप के अर्थ होते हैं, क्योंकि जो समीप होता है उसको ही निकट कह सकते हैं, उसको ही पास कह सकते हैं। तो ये यहां पर हमें समझ में आया उप का अर्थ। अब हम सर्ग की तरफ चलते हैं। अगर हम सर्ग के अर्थ को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम समझ जाएंगे कि उपसर्ग कहते किसको। हमें भाई किताबी ज्ञान नहीं लेना है बिल्कुल भी, हमें रटी रटाई चीजों को बिल्कुल भी भूल जाना है। हमें समझना है, हमें अपनी समझ को विकसित करना है। देखिए, सीटेट में इतना डीपली तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ, हमें अगर ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर ले जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम में जब आगे आप सुपर डेट में बैठेंगे, आगे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको फायदा कर रही हैं। अच्छा, सर्ग का मतलब होता है रचना करना। सर्ग का मतलब क्या होता है? रचना करना। ठीक है भाई, क्या मतलब होता है? रचना करना, या हम इसी को कह सकते हैं सृष्टि करना। भाई रचना सृष्टि तो होती है, तो सृष्टि करना। ठीक, हम सर्ग का मतलब समझ गए। अच्छा, रचना करना और सृष्टि करना क्या है? सर्ग का मतलब है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले, हम पूरी हिंदी को पढ़ेंगे ना तो इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। कैसे? कि हम किसी शब्द को, या जैसे हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं अभी, हमने अगर वर्णमाला पढ़ी होती, क्योंकि वर्णमाला हमारे इस चैप्टर में नहीं है, हमारे सीटेट में नहीं पूछी जाती, तो हम वर्णमाला की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें कि वर्णमाला नहीं है तो कौन से टॉपिक है? उपसर्ग प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाकर लिखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा सीटेट में, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उपसर्ग तो आपसे पूछता है और प्रत्यय भी पूछता है। उपसर्ग प्रत्यय एक ही टॉपिक है, लेकिन हम अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। उपसर्ग अभी पढ़ा रहे हैं, डेमो आपका चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। हाँ, और उसके बाद फिर प्रत्यय भी स्टार्ट कर देंगे। तो क्या बात हुई हमारी कि हमने कहा कि हम किसी भी शब्द को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके टुकड़े करेंगे, उसकी संधि करेंगे। संधि ऐसे नहीं होती, संधि का मतलब होता है कि हम सार्थक शब्दों में उसको तोड़ेंगे। जैसे सार्थक शब्द है, उप का कोई अर्थ होता है? बिल्कुल अर्थ होता है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट और पास। सर्ग का क्या अर्थ होता है? सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना। तो हमने दो सार्थक शब्दों में इसको तोड़ा और उसके फिर अर्थ को निकाला, और अर्थ को निकालने के बाद में हमने देखा कि उसकी परिभाषा क्या बन रही है। उसकी परिभाषा
क्या बन रही है भाई, है ना। चलिए अब हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर इसकी परिभाषा को भी लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जरा एक बार हमें कोई बताना चाहेगा। अब हम इन्हीं शब्दों को जोड़कर इसकी परिभाषा बना देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कह रहा है समीप, निकट, पास, और सर्ग का मतलब है रचना करना, यानी कि यह उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के समीप में जाकर, किसी शब्द के पास में जाकर, किसी शब्द के निकट जाकर क्या करते हैं, एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, एक नए शब्द की सृष्टि कर देते हैं, एक नए शब्द को बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, हम लिख सकते हैं उपसर्ग में क्या लिख सकते हैं भाई, लिखिए भाई, आप सभी लोग लिख सकते हैं कि किसी शब्द के समीप में जाकर, लिखिएगा भाई, किसी शब्द के समीप में जाकर एक नए शब्द की रचना करना, एक नए शब्द की रचना करना। ठीक है भाई, तो किसी शब्द के समीप में जाकर एक नए शब्द की रचना करना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। हमने यहां पर एक दो चीजें देखी जो हमने आपको अभी समझाया था, देखिए हमने उसी को यहां पर समझ लिया। हमने क्या कहा, समीप, समीप मतलब हमने आपको बताया था उप, इसका मतलब क्या होता है, उप होता है, और रचना करना इसका मतलब क्या होता है, सर्ग होता है। यानी कि उप और सर्ग की एक ये परिभाषा हमने किससे बना ली, उपसर्ग को तोड़कर बना ली। क्या बना ली मेरे भाई, हमने एक परिभाषा बनाई उपसर्ग को तोड़कर, क्या बनाई कि किसी शब्द के समीप में जाकर एक नए शब्द की रचना कर देना। मान लीजिए, सपोज करिए आप कि कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया जन्म, हमने क्या लिख दिया यहां पर, हमने यहां पर लिख दिया मेरे भाई, हमने यहां पर लिख दिया जन्म। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमने यहां पर लिख दिया क्या, जन्म। अगर हम इस जन्म को, ये क्या है हमारा, ये एक शब्द है, ये हमारा एक शब्द है, हमें पता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका पूरा हमें मालूम है क्या होता है। अगर हम इस शब्द के पास में एक नया शब्द ले गए, यहां पर हमने लिख दिया आ जन्म, आ शब्द को यहां पर लेकर लिख दिया, तो एक नए शब्द की रचना की इसने, क्या हो जाएगा, आ जन्म हो जाएगा ना। तो हमने यहां पर क्या लगाया, एक नए शब्द को यहां पर लगाया, तो किसी शब्द के समीप में जाकर एक नए शब्द की रचना करना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो किसी शब्द के, यानी कि शब्द क्या था हमारा, जन्म था, और उसके समीप में क्या गया, आ गया, और आ जाने के बाद क्या हो गया, आ जन्म हो गया। ठीक, तो बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है। तो इस शब्द से हमने अपनी परिभाषा को बनाया और हमने एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाया। तो किसी तरीके का कोई डाउट हो तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि सर हमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक परिभाषा आपको बताते हैं जो हमने किताबों में पढ़ी है और जो परिभाषा हमें आनी ही चाहिए। चलिए तो भाई आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो हम अब यहाँ पर पॉइंटों के हिसाब से चीजों को समझते चलेंगे, हम रटेंगे नहीं चीजों को। हमने अभी तक किताबी ज्ञान पढ़ा है कि उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में जाकर लग जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पता हैं। लेकिन हम अब थोड़ा अलग कंपटीशन में अगर आ रहे हैं तो कंपटीशन के हिसाब से चीजों को समझेंगे। एक बार कमेंट करिएगा भाई समझ में आ गया इतना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से कमेंट करें भाई। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, लिख भी लिया होगा आपने। आगे बढ़ जाते हैं, आइए। ठीक है भाई, कमेंट करिए जल्दी से। नो डाउट सर, इरशद नाज, नीलम दिनकर, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ, अब बात करते हैं उपसर्गों की। एक परिभाषा और होती है, अगला पॉइंट लिखेंगे, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। आपके दिमाग में हर वक्त जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में डाउट आने ही चाहिए। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर शब्दांश क्या होता है, आपका दिमाग चलना चाहिए। आप क्या है, जिंदा हैं तो जिंदा दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे हैं वीडियो को देख रहे हैं और क्लास का आनंद बस ऐसे ही लेते चले जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आपको समझना, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार में चीजों को समझ में आ जानी चाहिए आपके दिमाग में, तब कोई अच्छी बात है कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में डाउट भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो हम चीजों को समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के, जो किसी मूल शब्द के, मूल शब्द के पूर्व में, पूर्व मतलब पहले, पूर्व में लगकर, पूर्व में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नए शब्द की
रचना करते हैं। बताइए इस पॉइंट को किसने समझ लिया? रचना करते हैं। चलिए अब बता दीजिएगा भाई, हमें समझ में आ गया सर, ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, ये रहा आपका पॉइंट। अब इसको हम एक बार समझा देते हैं, इस पॉइंट को भी हम एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ मजा आ गया, आज उपसर्ग ऐसा पढ़ लिया कि इसके बाद कभी उपसर्ग पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम पढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके का हमने उपसर्ग पढ़ा है। ठीक है, आ गया ना? चलो रेखा अब समझते हैं। देखिए यहां पर एक दो शब्द आपको नए दिख रहे होंगे, अभी जो हमने आपको नहीं समझाया है। पहला शब्द आपको दिखेगा शब्दांश। पहला शब्द क्या दिखेगा? शब्दांश। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द भी आपके लिए नया शब्द होगा कि पूर्व में लगकर, पूर्व तो आपको पता है पूर्व का मतलब होता है पहले लगकर, यानी कि हम अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं भाई, जो लोग नहीं जानते हैं पूर्व का मतलब पहले होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता। लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अब हमने दो शब्द यहां पर देखे, एक तो शब्दांश था। अच्छा आ जाइए शब्दांश को समझ लेते हैं क्या होता है। शब्दांश को समझ लेते हैं क्या होता है। अच्छा हमने आपको बताया था कि शब्दांश या कोई भी ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ते हैं। जैसे हमने उपसर्ग को दो भागों में तोड़ा था। क्या तोड़ा था? दो भागों में उपसर्ग को हमने तोड़ा और उपसर्ग को तोड़ने के बाद हमने देखा कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। अच्छा अब शब्दांश से भी तोड़ने पर हमें कुछ अर्थ प्राप्त होंगे। जैसे अगर हम शब्दांश को तोड़ना चाहें, हम तोड़कर ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वैसे शायद हम उस शब्द का अर्थ जानते हो, लेकिन अगर हम उन शब्दों को तोड़ देते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाता है कि शब्द कहना क्या चाह रहा है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास दो शब्द निकल कर आते हैं। जैसे अगर तोड़ तो आप तभी सकते हैं जब आपको संधि के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। अगर हम देखते हैं यहां पर हमने तोड़ा शब्द और एक क्या एक निकल कर आया? प्लस अंश। ठीक, शब्द प्लस अंश। तो शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दांश उसे कहते हैं जो शब्द का क्या होता है? एक अंश होता है। क्या होता है? शब्द का एक अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। कैसे भाई? अगर मैं बात करूं कैसे कहते हैं, देखिए शब्द का अंश कैसे होगा जरा एक बार हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहां पर लिखा, हमने यहां पर लिख दिया जीवन। हमने क्या लिख दिया मेरे भाई? जीवन। ठीक, हमने क्या लिख दिया? जीवन। तो ये हमारा क्या हो गया? ये शब्द हो गया। अब इसके पूर्व में एक आया शब्द का अंश। मान लीजिए जीवन तो हमारा पूरा शब्द हो गया, ये तो पूरा शब्द है, ये कोई अंश नहीं है, ये पूरा शब्द है। लेकिन एक क्या आया? हमने यहां पर इसके आगे लगा दिया आ। हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। ठीक है, आ लगाया तो आ क्या आया? आ कोई शब्द है? आ कोई शब्द है? नहीं सर, शब्द नहीं है। ये क्या है? ये एक शब्दांश है। तो आ क्या है? आ शब्दांश है। और ये जब लगता है किसी मूल शब्द के पूर्व में, अब ये मूल शब्द भी यहीं से हम समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे मेरे भाई? मूल शब्द भी हम यहीं से समझ लेंगे। कैसे? देखो जीवन क्या है? जीवन होता है मूल शब्द। अच्छा मूल शब्द की परिभाषा क्या होती है? मूल शब्द की परिभाषा क्या होती है बताओ? मूल शब्द की परिभाषा कोई बताना चाहता है जल्दी से बताइएगा। गुड इवनिंग भाई मनोज कुमार, गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से आप भाई कनेक्ट हो रहे हैं कनेक्ट हो जाइए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके मतलब की चीज है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे। शब्दांश आप समझ चुके होंगे। शब्दांश क्या होता है? शब्द का एक अंश होता है, उसको शब्दांश कहते हैं। अब मूल शब्द, यहां पर मूल शब्द की भी बात करी गई थी, तो मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द वह शब्द होते हैं जिनका हिंदी में कभी ना कभी प्रयोग किया गया हो, हम बोले उनको, हम लिखते हुए हमने देखा हो, हमने प्रयोग किया हो कभी ना कभी। ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर हुआ होगा, तभी वह मूल शब्द कहलाएंगे। जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होगा, ऐसे ही कोई शब्द नहीं बन जाएगा। जैसे कि जीवन, अब जीवन का हमने प्रयोग हिंदी में किया है कि नहीं किया? बताइए, जीवन का प्रयोग हमने हिंदी में किया है? जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस सर, हमने जीवन का प्रयोग हिंदी में बहुत बार किया है। ठीक है, बताओ भाई, बताओ मेरे शेरनियों, हमने जीवन का प्रयोग किया है कि नहीं किया? लेकिन आ का कोई अर्थ होता है क्या? आ का कोई अर्थ नहीं है सर, लेकिन जीवन का अर्थ है। जिस चीज का अर्थ, जैसे आजीवन हो गया, हमने कहा आ जन्म, हमने क्या कह दिया? आ जन्म। हमने यहां पर हम लिखे दे रहे हैं आ जन्म। ठीक है, तो यहां पर जन्म क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। हमने जैसे लिख दिया भाई, हमने मान लीजिए आपको लिख दिया दिन, हमने क्या लिख दिया? दिन। तो दिन क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। ठीक, अब ये मूल शब्द है। मूल शब्द समझ में आ गया आपको? जल्दी से कमेंट करिए, मूल शब्द समझ में आया? मूल शब्द और शब्दांश, ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस परिभाषा को। ये परिभाषा क्या हमसे कहना चाह रही थी? ये परिभाषा हमसे क्या कहना चाह रही थी? जल्दी से आप हमें बताइएगा, ये अगर आपको समझ में आया है तो। चलो कमेंट करो भाई जल्दी से। इतना समझ में आ गया? मूल शब्द और शब्दांश अगर आपको समझ में आया है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आज देखिए हम आपको
पहली डेमो क्लास है, तो यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी लिखकर, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आपको पीपीटी से भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम पहले टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी कराएंगे और आपका टॉपिक पर पूरी तरीके से कमेंट हो जाए, ठीक। जल्दी से बताओ सर, समझ में आया? सभी कमेंट करेंगे भाई, बबीता का कमेंट आ गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलो भाई, हाँ बिल्कुल गुंजन, स्वागत है आपका। चलो, अब बात क्या की हमने हमने यहाँ पर शब्दांश की बात की, हमने यहाँ पर मूल शब्द की बात की, हमने दोनों चीजें आपको समझा दी। सभी को समझ में आ चुका होगा। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, शायद आप लोग सो रहे होंगे अभी, अभी आप लोग नींद में होंगे। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं कि इसकी कुछ परिभाषाएं हम देख ली, हमने 2 परिभाषाएं देख ली। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। हम यहाँ उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण के रूप में आप समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। देखो, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, यानी कि हम एक पॉइंट यहां पर और बना सकते हैं, उदाहरण को समझने से पहले एक पॉइंट और बना सकते हैं। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं भाई? उपसर्ग शब्दांश भी होते हैं, ये भी बात हम याद रख सकते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का एक अंश होता है, यहां पर पूरा शब्द नहीं होता। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। पूरा शब्द ना होकर शब्दांश हो जाएगा, यानी कि शब्द का अंश हो जाएगा। अब देखो भाई, कैसे समझते हैं चीजों को, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण जो हमने आपको दिए थे अभी, जैसे अगर उदाहरण देखें, आ जन्म, ठीक। दूसरा है उदाहरण प्रतिदिन। अब आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे और दोनों चीजें, इसमें से उपसर्ग भी निकालेंगे और मूल शब्द भी निकालेंगे। तो हमने एक चीज यहां पर देखी कि हम मूल शब्द समझ चुके थे, मूल शब्द हम मूल शब्द समझ चुके थे, और मूल शब्द के पूर्व में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। इस बात को तो आप सभी लोग समझ गए होंगे भाई, पूर्व में लगता है, ठीक है। क्या लगता है? पूर्व में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, ये हमने आपको ऊपर वाली पंक्ति में समझाया था। तो आप समझे होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे भाई कि आ जन्म में भाई उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, शब्दांश क्या है और मूल शब्द क्या है। जल्दी से भाई कमेंट करिएगा। नमस्ते नमस्ते भाई रीना जी। एक बार आप सभी लोग क्या करें, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, लाइक और शेयर करो। और ये जो आप डेमो क्लास देख रहे हैं, इसका अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए 400 रुपए का ये बैच है, ठीक है। सीटेट टारगेट बैच है भाई, अब गारंटी के साथ यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी, सारी चीजें आपको बता दी होंगी। थैंक यू गुंजन। चलो भाई, इसका जल्दी से लिखिए, एक और लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में, आप एक चीज और लिखिएगा, अत्यधिक। इसको भी भाई आप लोग क्या करिएगा, इसको भी तोड़कर लिखिएगा। कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं अपनी कॉपी पर। यहां पर जैसे आप लिखेंगे, आ क्या है? उपसर्ग है, प्लस जन्म क्या है? मूल शब्द है, ठीक। यहां पर क्या है? प्रति उपसर्ग है, और दिन क्या है भाई? मूल शब्द है, ठीक। यहां पर क्या है? अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, और अधिक क्या है? मूल शब्द है, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना था। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक दो पॉइंट और समझते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आपके लिए देखिए लेकर आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी पीपीटीज के माध्यम से आपको बहुत सारे उपसर्गों के बारे में भी समझाएंगे। देखिए इस तरीके से, है ना। तो पहले हम क्या करें, बिल्कुल अति धन अधिक, मैंने तो लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। ये उपसर्ग आपने निकाल लिए, तो क्या हो गया भाई? यहाँ पर आ उपसर्ग हो गया, यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो गया, यहाँ पर अति उपसर्ग हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ जाते हैं भाई। क्या बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए, चलो। अच्छा, एक बात और, एक पॉइंट निकल कर आता है आपके दिमाग में, एक पॉइंट आना चाहिए कि क्या सर, हमने एप्लीकेशन पर इससे पहले हिंदी पढ़ाई थी, तो वहां पर इस बात का डिस्कस किया था कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। एक पॉइंट बनाएंगे, एक शब्द में एक से अधिक। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है अपने पेपर में कि उपसर्ग क्या है, एक से अधिक भी प्रयोग हो जाते हैं, एक से अधिक। चलिए, एक शब्द में
एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है या होता है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? बताइए। अच्छा, बैच लिए हैं आपने? चलिए, उसमें भी हमारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, आ जाइए। अब कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं सर जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है? एक शब्द होता है निराभिमान। ठीक, एक शब्द होता है क्या? निराभिमान। अच्छा, आप बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, आपका हम आंसर देखेंगे कि निराभिमान में कौन कौन से उपसर्ग हैं। आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, निराभिमान जो शब्द है, इस शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग होंगे, क्लियर बात है। अब आपको छांटना है कि मूल शब्द कितने होंगे, इसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन से। भाई, मूल शब्द के पूर्व में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। तो अब आपको तुरंत बता देना है सर, इसमें उपसर्ग ये है और मूल शब्द ये है। निराभिमान में बताइएगा जल्दी से। ठीक, एक और शब्द है, आपने बहुत पढ़ा होगा, सुसंगठित। क्या होता है भाई? सुसंगठित। सुसंगठित। सुसंगठित में भी बताइएगा मेरे भाई कौन सा उपसर्ग है। सुसंगठित में भी बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। कोई बात नहीं, आपने लिया था तो अच्छी बात है, आपको उनमें भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। एक शब्द और है समाचार, ये भी आपने बहुत शब्द का प्रयोग किया है, समाचार। अच्छा, समाचार में भी दो उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपसर्ग हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, चलो जल्दी से कमेंट करो। मूल शब्द और उपसर्ग हमें बताना है आपको कि कौन सा इसमें मूल शब्द है और कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए भाई। गुड आफ्टरनून ललित्या यादव, कुसुम राय, सूप उपसर्ग लगा है। चलिए और बताइए, और कोई महारथी? और कोई महारथी है भाई? जल्दी से बताओ। देखते हैं आपको कितना जानकारी है। मूल शब्द अभिमान है, ई उपसर्ग अपसर्ग अन लगा है। अच्छा, गुड आफ्टरनून अलका। सेशन को एक बार शेयर करिए आप सभी लोग। शायद आज पहली क्लास है इसलिए आपने ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है अभी तक, लेकिन आप मान के चलिएगा अगर आप इन क्लासेस को लेते हैं, इस बैच को लेते हैं, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं अपने सब्जेक्ट की कि हिंदी आपकी बहुत शानदार होने वाली। बहुत शानदार आप हिंदी करके आएंगे पेपर में और यहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने उपसर्ग टॉपिक इसलिए पहले लिया क्योंकि इसी टॉपिक से हर एक पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे लेवल 1 की बात करें चाहे लेवल 2 की बात करें। हिंदी आती है अगर तो आपको गद्यांश और पद्यांश में यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, है ना। और कोई बताना चाहेगा भाई? जल्दी से बताइएगा, और कोई बताना चाहेगा तो, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं आपको भाई। चलिए देखिए, यहां पर है एक, आप समझते हैं हमें थोड़ा संधि की जानकारी होनी चाहिए, अभी नहीं है तो हम समझा देते हैं भाई। निर प्लस अभिमान से बना निराभिमान। निर प्लस अभिमान से क्या बना? निरा अभिमान। ठीक, अच्छा अब हम एक चीज देखेंगे, ये निर जो होता है ना, निर होता है, इसको लिखते हैं क्या भाई? निर को हम लिखेंगे नी। क्या लिखेंगे भाई? नी। क्योंकि ये जो होता है ये जाता है किसमें? ये जाता है भाई विसर्ग संधि में जाता है, इसलिए निर का मतलब होता है विसर्ग लगना। ये निर जहां पर निर निश ये सब जाता है विसर्ग संधि में, तो क्या हो जाएगा? नी प्लस अभी प्लस, और यहां पर मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है मेरे भाई मान। ठीक, मूल शब्द क्या है? मान है। अच्छा, हम यहां पर डिनोट कर देते हैं, डिनोट भी कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां नी और अभी क्या है? ये दो उपसर्ग है, ये दो उपसर्ग है। और मान क्या है? मान भाई हमारा क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द है। ठीक है, चलिए मूल शब्द और ये दो उपसर्ग लगे। बताइए समझ में आया? इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं, अगर इसको देखते हैं भाई, अगर हम देखते हैं सुसंगठित में, तो क्या होगा इसका? सु प्लस संगठित। एक तो ये बनेगा भाई संगठित। ठीक, ये बना।
अच्छा, दूसरा एक इसमें और निकल कर आएगा उपसर्ग, वो है आपको बताना है क्या होगा। बताओ भाई, देखो यहां पर संग लिखा है ना, तो यहां पर भी एक बार टूटेगा ये और क्या बन जाएगा, मैं इसको साफ कर देता हूं फिर यहीं पर लिखे दे रहा हूं इसको। देखिए यहां पर इसका बनेगा सु प्लस सम प्लस गठित। ये यहां पर दो उपसर्ग यहां पर बने और एक मूल शब्द यहां पर बना। अब समाचार की बात करें, अगर समाचार की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, सुसंगठित में सु उपसर्ग होगा, सु प्लस संगठित प्लस निर प्लस अभिमान परि। चलो भाई, हमने दो उपसर्गों की बात करी, हमने हेडिंग क्या बनाई थी, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हम यही आपको समझा रहे थे और यही आपने देखा। ठीक, अब हम अगर बात करते हैं समाचार की, तो समाचार में क्या बनेगा, सम प्लस आ प्लस चार, यहां पर इस तरीके से ये टूटेगा। ठीक है भाई, बताइए समझ में आया। तो हम समाचार को भी दो उपसर्ग है, यहां पर भी सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और चार क्या है, ये मूल शब्द है। इसमें क्या है, सु उपसर्ग है और हमने जब इसको दोबारा तोड़ा तो सु उपसर्ग यहां पर लगा है, सम उपसर्ग लगा है और गठित क्या है, मूल शब्द है। यहां पर नी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है और मान क्या है, मूल शब्द है। तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आई, एक पॉइंट हमारे एग्जाम में और हमारे पास भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। बिल्कुल सर, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही पूछा जाता है, जैसे उसने दे दिया कि सुसंगठित में कौन सा उपसर्ग है, सुसंगठित में कौन सा उपसर्ग है, और वो आपको क्या करेगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन बना के देगा, सु प्लस सम उपसर्ग है, सु प्लस सम उपसर्ग है, सु प्लस सन उपसर्ग है। इस तरीके से आपको क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, किसी में लिख देगा सिर्फ सु उपसर्ग है। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक शब्द में एक से अधिक भी उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है भाई। बहुत अच्छी बात है ललिता, थैंक यू, और बहुत खुश रहिएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं और एक आध पॉइंट को और समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम भाई आगे की कहानी को पीपीटी के माध्यम से देखेंगे, यानी कि ये हम पूरा आपको उपसर्ग समझा चुके होंगे तब तक। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर चलने से पहले हम एक दो चीजें आपसे बताना चाहते हैं। देखिए उपसर्ग जो होते हैं उनको तो हमने समझ लिया, यहां पर देख भी लिया कि ये उपसर्ग थे और इनमें अर्थ था। अच्छा, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इस सीडेड में तो नहीं पूछे गए कभी, उपसर्गों की संख्याओं के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। तो उपसर्गों की संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं हम कि उपसर्गों की संख्याएं, कोई बताना चाहेगा मारुति किस किस में, भाई हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, ये एक बार हमें आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं संस्कृत में, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उर्दू में, उर्दू में उपसर्गों की संख्या, ठीक। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूं मैं अभी आपको। ये तो सिर्फ आपकी समझ को विकसित कर रहा हूं, टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। और लास्ट क्या है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, जिसको हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या, ठीक है भाई। जल्दी से बताइएगा, जिस जिस लोगों को पता है जल्दी से बता दीजिएगा किसमें कितने होते हैं। वेरी गुड नीलम, और बताइए कोई, और कोई बताना चाहेगा। चलिए, तो संस्कृत में अगर उपसर्गों की बात मैं करता हूं तो डायरेक्ट लिखते हैं हम, ज्यादा समय ना बिताते हुए, 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। अगर हम बात करते हैं संस्कृत में, हमने देख लिया। उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, बताए, 19 होती है। ठीक, कितनी होती है, 19 होती है। और किसी को नहीं पता है क्या भाई, और किसी को नहीं पता है कि उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हो भाई, लाइक भी नहीं किया आपने सेशन, है ना, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये कि आप ना बताना चाहते हो ना अपनी जानकारी को दिखाना चाहते हो। बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखिए, बताते रहिएगा, अपनी उपस्थिति को भी दर्ज कराते रहिएगा कि आप उपस्थित हैं, आप सुसुप्ता अवस्था में तो नहीं चले गए हैं, आप जीवित हैं, आप क्लास को देख रहे हैं भाई,
कि बिल्कुल आप इस तरीके से बेहोश हो चुके हैं क्लास को पढ़ते पढ़ते? बताइए, इतना लोड भी नहीं आपके ऊपर है कि आप बेहोश हो जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर बस मोबाइल खुला हुआ है और हम सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है भाई, नींद भी आएगी क्योंकि समय ऐसा है, 2 बज चुका है, 2 बजने वाला है, तो नींद का भी समय है। तो कहीं ना कहीं आप अगर जिंदा हैं तो जिंदा दिखते रहिएगा इस क्लास में, जिससे हमें भी पता चले हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो जिंदा लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा ना लगे कि हम मुर्दों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलिए भाई, आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए, अब अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 8, क्योंकि उर्दू की आदि ही अंग्रेजी है। तो संस्कृत सबसे ऊपर है, उसके बाद क्या है? उर्दू है, लेकिन हमने अंग्रेजी को लिख दिया। हिंदी को लिखना चाहिए था, उसके बाद फिर क्या लिखना चाहिए था? अंग्रेजी को लिखना चाहिए था। चलिए, अब हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बता दीजिए। वेरी गुड ममता, वेरी गुड। और बताइए, और कोई बताना चाहते? अब देखिए, आपने कमेंट किए हैं और ठीक है, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, जब आप प्रश्नों के उत्तर बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपके डाउट भी क्लियर होते हैं और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, हमने ये बताया था, और हम फिर चीजों को रिकॉल भी कर सकते हैं, हम अपने दिमाग पर जोर भी डालते हैं। और अगर हम आंसर ही नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है। देखिए, हिंदी में आपके उपसर्ग जो होते हैं 10 होते हैं, और कहीं कहीं पर आपको इनकी संख्या 12 देखने को मिलती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 12 के उपसर्ग जो होते हैं, इसमें ये 10 तो उपसर्ग आप सभी ने पढ़े होंगे, 10 तो उपसर्ग होते हैं, लेकिन ये जो 12 उपसर्ग है ना, इसमें जो 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं प्लस 2 उपसर्ग, ये कौन कौन से हैं? एक ये सा उपसर्ग है और एक ये का। जैसे अगर सा उपसर्ग से बनने वाले शब्द की मैं बात करूं तो होता है सपूत। क्या होता है? सपूत। और का उपसर्ग से बनता है कपूत। ठीक, तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों भी उपसर्गों की संख्या इसमें जोड़ दी गई, इसलिए ये 12 उपसर्ग भी हो कहे जाते हैं हिंदी में। तो हमें याद रखने हैं 10 और 12। अगर एग्जाम में 10 होंगे तो हम 10 लगाएंगे, अगर एग्जाम में 10 और 12 होंगे तो हम क्या करेंगे? 12 के साथ जाएंगे, और 12 होगा तो 12 ही लगाएंगे। क्लियर मेरी भाई? बिल्कुल रेखा, परेशान मत होइएगा, सारी चीजें आपको बताएंगे कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जिन लोगों ने एप्लीकेशन पर बैच परचेज किया है उन लोगों को रिकॉर्डेड क्लास भी हमारी देखने को मिली होगी। रिकॉर्डेड क्लास में हमने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं उपसर्गों के बारे में, और यहाँ पर भी चर्चाएं होंगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई? बताइए, इतनी चीजें आपको अगर समझ में आई हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं इनके एग्जाम्पलों पर। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करें कि नहीं सर हमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ जाइए आप, बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो? अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम जरा देख लेते हैं, है ना। एक बार हम जरा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आपको। आ जाइए, देखिए हमने आपको यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने क्या किया? उपसर्ग से पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक मेरे भाई, देखो हमने बताया उपसर्ग किससे बनता है? 2 शब्दों से मिलकर बनता है। दिख रहा होगा आपको, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। उप प्लस सर्ग से बनता है उपसर्ग। उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप, निकट, पास। सर्ग का मतलब होता है रचना करना, सृष्टि करना। हमने इसको तोड़ा और हमने इसको तोड़ने के बाद इसकी एक परिभाषा बना दी अपने शब्दों में। हमें अपने शब्दों में ही बनानी, हमें किताबी ज्ञान नहीं लेना। हमने क्या परिभाषा बनाई? किसी शब्द के समीप में जाकर, क्या बनाया भाई? किसी शब्द के समीप में जाकर एक नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। फिर हमने आपको समझाया था कि शब्दांश क्या होते हैं और मूल शब्द क्या होते हैं। हमने आपको समझाया, हमने आपको समझाया कि शब्दांश वह होते हैं, एक छोटे शब्द होता है और शब्द का एक छोटा सा भाग यानी कि अंश, उसी को शब्दांश कहते हैं। मूल शब्द क्या होते हैं? हिंदी में हमने कभी ना कभी उन शब्दों का प्रयोग किया हुआ होता है, उन्हीं को शब्दांश कहते हैं, उनका कोई सार्थक अर्थ होता है। उसके बाद हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया, ठीक है, आजन्म, प्रतिदिन, अत्यधिक, इन एग्जाम्पलों से समझाया। फिर हमने एक बात आपको डिस्कस करी आपसे। क्या बात डिस्कस की मेरे भाई? देखिएगा, फिर हमने आपसे एक बात डिस्कस की। बात इस प्रकार की थी कि भाई एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है, और वह हमने आपको बताया कौन कौन से शब्द होते हैं। निराभिमान, सुसंगठित, समाचार, इस तरीके के शब्दों के बारे में बात की। हमने संस्कृत में उपसर्गों की संख्याओं के बारे में भी चर्चा करी, 22 होते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 और 12 होती है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 होती है, और अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बताइए किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं, नहीं पता था, आज पता हो गया, कॉपी पर लिख सकते हैं। अच्छा, इतना तो हमें समझ में आ चुका है मेरे भाई।